10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, घर के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इन दिनों अडानी मसले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम थे और इसी संग्राम के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जमकर विपक्ष को घेरा के पीएम ने कांग्रेस की सरकारों के दौरान के घोटालों का जिक्र किया, जमकर प्रहार किया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां रखी तो बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम के संबोधन के ठीक बाद मीडिया से बातचीत की और पीएम पर पलटवार किया गया और अडानी को लेकर सवाल एक बार फिर से पूछे गए। तो चर्चा हम करने वाले थे, पहली रिपोर्ट आप देखिए। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, घर के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। राष्ट्रपति जी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया तो विपक्षी दलों पर करारा पलटवार किया। पीएम ने कहा, कल कुछ लोगों के भाषण के बाद उनके समर्थक उछल रहे थे। आगे कहा कि सदन में सभी ने अपनी रुचि, प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार अपनी बातें रखी और इन बातों को गौर से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो ये भी समझ आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता और किसकी कितनी समझ है और इसका क्या इरादा है, जिसका देश मूल्यांकन करता है। पीएम ने कहा, विपक्ष पिछले 9 साल से आलोचना भी नहीं कर पाया है। पीएम ने साल 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल को घोटालों का काल करार दिया। पीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद देश विकास की नई इबारत रच रहा है और विश्व पटल पर भारत मजबूत हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा। जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल। वहीं लगातार सदन में अडानी मसले को लेकर सरकार और पीएम को घेर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से पीएम पर हमला किया और कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में अडानी को लेकर जवाब नहीं दिया। सवालों का जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है, आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई,
डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। इस पर आप क्या वो कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए, ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। जाहिर है कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अडानी मसले को लेकर पीएम और सरकार पर हमलावर है। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में बिना राहुल गांधी का नाम लिए जमकर प्रहार किया, तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा रखते हुए दावा किया कि भारत की 140 करोड़ जनता उन पर यकीन करती है, लेकिन विपक्ष के पांव के नीचे जमीन नहीं है। तो वहीं G20 से लेकर कश्मीर के हालात में बदलाव, देश के विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूती जैसे कई पहलुओं को लेकर एक के बाद एक कांग्रेस पर वार किए, लेकिन राहुल गांधी ने पीएम के भाषण के बाद फिर अडानी को लेकर सरकार को घेरा। बहरहाल देखना यह है पीएम के संबोधन का संदेश कहां तक जाता है और अडानी मसले पर लगातार हमलावर रही कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भुनाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई। चलिए, पीएम के जवाबों, पीएम के संबोधन और साथ ही राहुल के जवाबों को लेकर, उनके आरोपों को लेकर चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र मोर्जी जुड़ेंगे, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी चर्चा में हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत शास्त्री जी आपसे होगी। पीएम की ओर से जमकर हम कह सकते हैं प्रहार भी किया गया कि सरकार की उपलब्धियां रखी गई हैं, पिछले सरकारों की आलोचना भी की गई है, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद भी कहते हैं कि अडानी को कहीं ना कहीं बचाते नजर आए पीएम। कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जांच का दावा नहीं किया गया, कोई भरोसा देश को नहीं दिया गया। तो ले आएंगे आपके पास जोगेंद्र मोर्जी। पीएम की ओर से जो कहा गया कि देश लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आता। 2004 से लेकर 2014 का जिक्र कर रहे थे पीएम कि देश के इतिहास में ये 10 साल सबसे अधिक घोटालों के साल रहे, घोटालों का काल रहा ये 10 साल। क्या ये अब नहीं है? राफेल घोटाले से लेकर ये जो अडानी वाला है, इससे बड़ा घोटाला देश के सामने कभी हुआ है कि एक आदमी के हाथों देश को इस प्रकार से मतलब बर्बाद करने की कगार पे पहुंचा दिया गया हो। विजय माल्या किसके टाइम पे भागे, ठीक है, नीरव मोदी किसके बारे में, उस किसके टाइम पे मतलब ये हुए। ये जो भाषणबाजी करते हैं, लक्ष्यदार भाषणबाजी करते हैं, बातें करते हैं, आप देखिए आज देश को किस हालत में पहुंचा दिया है। महंगाई की क्या हालत है, बेरोजगारी की देश की क्या हालत है, कितने रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था, कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं, काला धन वापस लाने की बात पे जुमलेबाजी की बात इन्होंने की थी। और आज राहुल गांधी जी ने संसद में अडानी जी को लेकर कहा कि देखिए कि एयरपोर्ट ऐसे व्यक्ति को दे दिए गए। पहले ये क्लोज होती थी कि एयरपोर्ट का जो काम है वो उनको मिलेगा जिसने एयरपोर्ट में काम कर रखा है, एयरपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रखा हो। लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए रूल रिलैक्सेशन कर दी गई, बंदरगाह उनको दे दिए गए, एयरपोर्ट उनको दे दिए गए, और मुंबई का जो एयरपोर्ट जो सबसे फायदे में चल रहा था वो भी उनको दे दिया गया। और राजपक्षे के तो मंत्री ने आरोप लगाया है कि श्रीलंका पर दबाव बनाया गया कि अडानी को काम दिया जाए। बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी का काम अडानी जी को मिला। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां का 20-24 हजार करोड़ रुपए का ऋण एसबीआई ने सभी मतलब दे दिया, वहां का मिला। इजराइल के रक्षा सौदों में अडानी जी का, रक्षा डिफेंस में अडानी की कंपनी का कोई भी वो नहीं था। तो आप देखिए 2014 के अंदर अडानी 690 नंबर पे थे पूरे, उसके अंदर कहीं लिस्ट में भी नहीं थे, और फिर दूसरे पैदान पर पहुंच जाते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने किस प्रकार से खुलासा करके, और एलआईसी को किसने मजबूर किया है, एसबीआई को किसने मजबूर किया है, पंजाब नेशनल बैंक को किसने मजबूर किया है कि इस प्रकार से एक व्यक्ति के उसमें पैसा लगा दिया जाए। और क्या स्थिति देश के डिजिटल का पूरा हाथ एक व्यक्ति को, अगर प्रधानमंत्री चुप है, जेसीसी क्यों नहीं बैठाते हैं, वो बातों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। ये देश की आम आदमी की जेब के साथ हुआ है धोखाधड़ी का मामला है, ये एक आम आदमी के पेट का मामला है, एक आदमी की रोजी रोटी की गाड़ी कमाई का मामला है। लेकिन अडानी को लेकर जो देश भर में चर्चा है, और आपकी पार्टी, आपके बड़े नेता राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं
पीएम की ओर से तो 2004 से लेकर 2014 के घोटाले भी गिनवाए गए हैं। 2G की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें कि देश की जोशी जी। जी, एक भी घोटाले के अंदर इनकी सरकार है, कोई जांच ला कर ये दिखा दे कि जिस जांच में ये साबित किया हो। आप मेहुल चौकसी किसके टाइम पे भागे, नीरव मोदी किसके टाइम पे भागे, विजय माल्या को किसने भगाया है, ये सारे का सारा मतलब। और अडानी का ये हिडनपुर की रिपोर्ट के तो पूरे देश देख रहा है किस प्रकार क्या सरकारी एजेंसियों का, LIC का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का और अन्य बैंकों का इस प्रकार से ऋण मतलब जो दिलवा दिया गया। प्रधानमंत्री जहाँ विदेश में जाते हैं वही का काम अडानी जी को मिल जाता है। तेल कंपनियों का पैसा किस प्रकार से भारत में आ रहा है, अगर इसमें पाक साफ है तो जांच क्यों नहीं करवाते? ठीक है। और बड़े बड़े घोटाले इस सरकार में हुए हैं। कितने बड़े घोटाले हैं कोरोना के टाइम पे CSR फंड पे किसी प्रकार का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, राहुल गांधी ने पीएम के संबोधन के या राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब की ठीक बात, राहुल मीडिया से कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव सवाल तो कोई पूछा ही नहीं था, केवल अडानी को लेकर जो सवाल पूछे गए उनका जवाब क्यों नहीं दिया पीएम ने? पीएम बचा रहे अडानी को, एक बार फिर से आरोप लगाए गए। गंभीरता से नहीं लेती तो बाकी लोग तो गंभीरता से लेने का मुझे नहीं लगता कोई सबसे सामने आता है। अब आता हूं मैं इस बात पर कि कांग्रेस किसकी रिपोर्ट को आधार मानकर देश के अंदर ही हंगामा कर रही है। कांग्रेस हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार मानकर इस देश के अंदर संसद में रोड के ऊपर हंगामा कर रही है और उसका कारण सीधा नजर आता है कि कांग्रेस का मूल विदेश में है, इसलिए भारत से ज्यादा विदेशी लोगों का इन पर भरोसा, विदेशी लोगों पर इनका भरोसा जाता है। चाहे चीन की बात हो चाहे बाकी देशों की बात हो। अरे एक देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारी दुनिया को चुनौती देकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान दिया है, तुम उसके पीछे पड़े हो। और नहीं, राहुल तो ये कहते हैं कि ये देश की डिफेंस की बात के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात के। देखिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की गंभीरता को कांग्रेस ने ही समझ लिया, प्रधानमंत्री तो क्या समझेंगे। अच्छा। उस पर जवाब देने का तुक क्या है? न तो वो लोकसभा के नेता है, न वो राज्यसभा के नेता है, तो वो उनका नेता बोले तो राहुल गांधी किस कैपेसिटी, एक सांसद की कैपेसिटी से बोल रहे हैं। और ऐसे सांसद देश के लोकसभा में कितने हैं, इसलिए उनकी गंभीरता को कांग्रेस स्वयं नहीं लेती। वो प्रधानमंत्री को लेने का नहीं, तो जवाब उन्होंने दिया, उस जवाब को सुन ले, उनको यदि समझ ठीक होगी तो वो आ जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विदेशी एजेंसियों से जिस प्रकार के तुल योजना के आधार पर और ये देश के एक नहीं अनेकों बार टोल किट का प्रयोग करके देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठाना, चाहे टानाई का मामला हो चाहे बाकी किसी का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, ये कांग्रेस की विश्वसनीयता ही खत्म होगी। क्योंकि वो लोग जो बात करते हैं वो देश के मूल से कटे हुए लोगों की बात आती है। इसलिए एक देश के ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपना जीवन देश के लिए खपाया हो, उसकी विश्वसनीयता के प्रशंसित एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के उद्योगपतियों को चुनौती देते हुए दुनिया के अंदर अपना नाम किया, भारत को और भारत के लिए वो अपना कितना प्रयास कर रहा है। कोरोना काल में उसने कितना बड़ा काम किया देश की जनता के लिए। आप उनको नकार कर केवल 2-4 विदेशी लोग और विदेशी एजेंसियां उसको टारगेट करके काम करें और उसी को आधार मानकर आप देश के अंदर हंगामा खड़ा करें, ये कौन सा तुक है? कौन सी विश्वसनीयता आप साबित करना चाहते हैं? और रक्षा के विषय में यदि राहुल जी जानना चाहते हैं तो जरा पीछे का इतिहास उठाकर देखिए, वो 50 साल का इतिहास देखिए, रक्षा सौदों में क्या होता था। आज रक्षा सौदों के अंदर भारत आत्मनिर्भर होने की बात है, देश के अंदर इतनी आगे बढ़ा के जो घोटाले। तो क्या सरकार अडानी ग्रुप के साथ खड़ी है? क्या बीजेपी अडानी ग्रुप के साथ खड़ी है? क्या ये क्लीन चिट है पूरी तरह से कि आप उस रिपोर्ट को तो मानते हैं नहीं? और जो भी आरोप लग रहे हैं, चूंकि एक सांसद ही सवाल उठ, देखिए पहली बात तो राहुल गांधी कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी के, इसमें कोई दोहराई नहीं। और जहां तक आप बात करते हैं कांग्रेस के सदन के नेता की ओर से भी सवाल तो पूछे गए हैं। ज्योति जी, वो कांग्रेसी नेता नहीं मानती, आप क्यों नेता मान रही है? मुझे समझ नहीं, मैं कहाँ नेता मान रही हूँ, ये तो सारा देश जानता है ना। कांग्रेस के नेता तो है, वो कहे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस आप खुद ही बहुत बार तो आप लोग खुद ही कह देते हैं कि अध्यक्ष किसी को भी बना दें, अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही या सोनिया गांधी ही, आपकी पार्टी से दूसरे प्रवक्ता भी ये कहते हैं।
कि गांधी परिवार की चला रहे कांग्रेस पार्टी को? मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस, इसीलिए तो देखो आखिर लोकसभा का नेता कौन है, राज्यसभा का नेता कौन है और कांग्रेस का नेता कौन है, ये तीन चीज अलग अलग कैसे चलेगी? इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेती, तो बाकी लोगों को सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनकी जितनी समझ है वो सारा देश दुनिया जानती है, और प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद भी कोई नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं लगता कि उनकी अब और कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास आए। वो अपने गाइड्स को, वो अपने जो ट्रांसलेटर्स हैं उनसे बात करें, वो समझाएंगे कि मोदी जी ने क्या कहा है। विजेंद्र जी, आज के पीएम का जो भाषण के, पीएम का जो जवाब के, इनेलो कैसे देखती है? पीएम का कहना है कि इन करीब 9 साल में विपक्ष ठीक से सरकार की आलोचना भी नहीं कर पाया, विपक्ष केवल निराश है, देश लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिन विपक्ष को, कुछ राजनीतिक दलों को ये भी रास नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं शास्त्री जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी इन्होंने अडानी जी की बड़ी तारीफ की और इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो इससे एक बात तो साफ होगी कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो अडानी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और विपक्ष का पूरे देश का वो शक बिल्कुल क्लियर होगा कि ये हमारे दो की सरकार है। अडानी और मुकेश अंबानी से ही ये सरकार चल रही है। ये शास्त्री जी ने आज आपके चैनल के ऊपर स्पष्ट रूप से माना है कि अडानी जी हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनकी बात को सही भी कर लेता हूं, अगर इन्हीं के भरोसे ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज पूरा देश गौतम अडानी जी के जो कैपिटल कैप है, मार्केट कैप है, उसको लेकर के बड़ा परेशान है। और बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे इंडियन लोग और विदेशों में बसे हुए भी लोग आज चिंता में बैठे हैं क्योंकि उनका करोड़ों अरबों रुपया डूबने के कगार पर है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री को लोग इसमें संसद में जवाब देना चाहिए था। उसका फर्ज बनता है वो देश के लोगों को ये विश्वास दिलाते कि भाई हम आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, और वो विश्वास दिलाने का जहां नैतिक फर्ज था, वही एक देश के प्रधानमंत्री के नाते देश को बात कहने का उनका दायित्व भी बनता था। जिस प्रकार से ज्योति जी, जब काफी बैंकों ने उनको लोन दे रखा है, किसी ने 250 करोड़ दे रखा है, किसी ने 300 करोड़ दे रखा है, किसी ने 500 करोड़ दे रखा है, लेकिन LIC और SBI जो कि गवर्नमेंट के उपक्रम है दोनों के दोनों, उन्होंने लगभग 36,000 करोड़ LIC ने दे रखा है, 36,500 करोड़, SBI ने 27,000 करोड़ रुपया दे रखा है। तो ये सरकारी उपक्रम होते हुए प्राइवेट उपक्रमों में इतनी बड़ी कैपिटल को इन्वेस्ट करना, ये साफ दर्शाता है कि सरकार ने दबाव बना करके इसमें इन्वेस्ट करवाने का काम किया है। और तो और जब अडानी जी ने FPO निकाले, उस टाइम अडानी जी का मार्केट कैप काफी डाउन जा रहा था, इसके बावजूद भी LIC 350 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट करती है। तो ये क्या इसी वजह से ये अडानी जी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं कि सरकारी पैसा जो है वो डाइवर्ट हो रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि देश के लिए अहितकारी है। तो प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना बनता था, उनको जवाब देना चाहिए था। ये इनकी गलती है। और मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी स्पेशल टीवी चैनलों पर आकर के देश की जनता के अंदर व्यापक इस भय को निकालने का काम करें, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी बात ज्योति जी, जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है, उन्होंने बड़े लच्छेदार भाषण दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि कुछ बातें 9 साल के शासनकाल में ठीक भी हुई है, जो कि हमारे देश के लेवल पर हुई है, लेकिन कुछ बातें प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अच्छा। एक तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 80 करोड़ देशवासी हैं वो मुफ्त में खाना खा रहे हैं, मुफ्त में राशन हम उनको दे रहे हैं। भाई, आप 80 करोड़ लोगों को खाना कमाना क्यों नहीं सिखा रहे? आप उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आप उनको फ्री में राशन देकर के उनको कमाने से वंचित क्यों कर रहे हो? उनके लिए आप रोजगार पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आज भी केंद्र सरकार की लगभग 30 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं।
अगर ये वो वैकेंसियों को भरे तो वो मुफ्त राशन नहीं देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था को उसको नुकसान पहुंचाने वाली बात है। दूसरी बात, इन्होंने कोरोना काल की बार बार बड़ी बात को लेकर के आए हैं और हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी ने भी कहा कि कोरोना काल में गौतम अडानी जी ने बहुत मदद की। हमने तो कहीं सुना नहीं भाई किस प्रकार की मदद की, वो शास्त्री जी बता देंगे। मानने लायक होगी तो हम जरूर मानेंगे, लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार से प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, जीवन रक्षक इंजेक्शंस के लिए देश को इधर उधर धक्के खाने पड़े, भटकना पड़ा, ये लोगों ने काफी परेशानियां इस काल में सहन करनी पड़ी। और उसके बावजूद जो है महंगाई की दर कहां तक हमारी इस टाइम में पहुंच गई थी, 16-17% पर महंगाई दर हो गई थी। लोगों ने किस प्रकार से अपना वक्त बिताया है वो एक बहुत ही शर्मनाक उस टाइम की बात होती थी। अर्थव्यवस्था की ज्योति जी बार बार बात करते हैं, निसंदेह हम 5वें स्थान पर आ गए और हम इन आंकड़ों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। हम इनकी तरह मना नहीं करते कि सीएमआई तो उसकी बनाई हुई है, उसकी बनाई है, आ गए। लेकिन इस अर्थव्यवस्था के अंदर ज्योति जी जो सबसे बड़ा समझने वाला फैक्टर है वो है इनइक्वेलिटी, असमानता। जो देश का 1% रिचेस्ट पर्सन के पास 40% असेस्ट आ गई है और 50% के पास मात्र 3% असेस्ट है। ये जो इनइक्वेलिटी डेवलप हो रही है ये कहीं न कहीं अंग्रेजों के समय के सामंतवादी प्रथा को याद दिलाती है। हिंदुस्तान में सामंतवादी प्रथा को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको रोकना आवश्यक है और इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी दिलीप जी, पीएम का अपने संबोधन या कह लें कि जो उत्तर था वो सुना विस्तार से। विपक्ष भी कह रहा है कि भाषण अच्छा था लेकिन हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन अडानी ग्रुप को लेकर जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन आरोपों के तोड़ के तौर पर देखा जाए पीएम के इस जवाब को? नहीं ज्योति जी, देखिए अडानी जी के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उनका जवाब प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक रूप से नहीं दिया। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष को उससे सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है, वो एमपी है, वो सवाल पूछ नहीं सकते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो मैं मानता हूं कि बातों को कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता, राहुल जी सवाल नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया होता और सरकार ने खुद इस बात पर चर्चा करी होती कि देश का एक व्यापारी जिसकी वजह से पब्लिक मनी डूब रहा है, उस व्यापारी से लेना देना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है सरकार ने पैसा दिलवाया, लोन दिलवाया कि नहीं दिलवाया, वो बात की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उसने कर्जा ले रखा है, LIC से भी ले रखा है, SBI से भी ले रखा है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है। और सबको पता है कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक मनी होता है, पब्लिक का पैसा होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जो अडानी की इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे हैं, वो भी पब्लिक मनी है। तो क्या उस पब्लिक मनी को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं आती है? अगर हिंडनबर्ग, मैं कहता हूँ रिपोर्ट गलत होगी, लेकिन किसी संस्थान ने अगर अडानी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए हैं और उस एलिगेशंस को उसने रिकॉर्डेड लगाए हैं, वर्बल नहीं कहा है, विद एविडेंस लगाए हैं और उसने कहा है कि आप मेरे एविडेंसेस को, मेरे रिपोर्ट को चैलेंज करिए, तो आपने चैलेंज भी नहीं किया, तो सरकार क्यों डिफेंस कर रही है? सरकार को अडानी से ऐसी क्या लगा हुआ है? क्योंकि इस देश में बिजनेसमैन अडानी ही तो नहीं है, अंबानी भी हैं, बिरला भी हैं, टाटा भी हैं, महिंद्रा भी हैं, उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं लगा। और सरकार अडानी के फेवर में इतना ज्यादा क्यों नहीं इस बात को क्लैरिटी से लेकर के आ रही है? क्यों नहीं इंक्वायरी सेटअप करा रही है? अगर जेपीसी की मांग हो रही है या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हो रही है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार इस इंक्वायरी को करा करके पिक्चर को क्लियर कर दे? तो यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है। सरकार अगर अपनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगी, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज को जो फोरगो करेगी, तो विपक्ष भी सवाल उठाएगा और जनता के मन में भी ये सवाल आएगा, क्योंकि जनता सवाल पूछ नहीं सकती है। इसीलिए जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछ रहे हैं कि जनता का जो पैसा इस प्रोसेस में डूब रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार उसकी गारंटी लेगी? नहीं लेगी। तब इस देश का कानून कहता है कि जो निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। आप देखिए, समझिए और पैसा लगाइए। अगर पैसा डूब गया तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सेगी उसकी कोई गारंटी नहीं देगी। तो आपकी ये लायबिलिटी तो बनती है कि जहां भारत की जनता इन्वेस्ट कर रही है वो इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, उसको देखना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका सेफगार्ड क्यों लेकर के आ रहे हैं? आप इस देश को कानून से चलाइए, अपनी बिल से मत चलाइए। जी बिल्कुल। जोगेंद्र मौर्य जी, पीएम की ओर से कहा गया कि विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा है
तमाम तरह के आरोप हैं, बेबुनियाद हैं पूरी तरह से। 140 करोड़ जनता जो देश की है, उनका भरोसा पीएम के साथ है, पीएम का कहना है, और जनता का ये भरोसा सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है। ये पीएम की ओर से दावा किया गया। विपक्ष किस काम के लिए होता है? विपक्ष जनता की आवाज सुनता है। विपक्ष जब सरकार गलत कार्य करेगी, सरकार को चेताएगी। जैसे कि दीप जी कह रहे थे अभी, जो हमारे अर्थशास्त्री जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को या सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अडानी जी से ऐसा क्या लगाओ? अब सत्यव्रत जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, विदेशी एजेंसी। अरे वो अर्थव्यवस्था को देखने वाली वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। अडानी चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। और जो सरकारी संस्थाओं का पैसा है, जो आम आदमी का पैसा शेयरों में लगा है, वो धड़ाम से शेयर नीचे आ गए हैं। अगर झूठी रिपोर्ट होती तो शेयर धड़ाम से नीचे कैसे आते सारा का सारा? तो आज देश का जो एक गाड़ी कमाई है, एक आम आदमी की गाड़ी कमाई जो लगी है, जो पब्लिक का पैसा है, उसको बचाने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक उद्योगपति जो 2014 में 790वें पायदान पे था, वो विश्व में दूसरे पायदान पर आ जाए क्या? इस प्रकार से एक आदमी हिमाचल में सेब खरीदेगा तो अडानी खरीदेगा, कश्मीर में सेब खरीद रहा तो अडानी खरीद रहा है। अगर बड़े बड़े वो गोदाम बन रहे हैं पूरे देश में तो अडानी के बन रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं तो अडानी खरीद रहे हैं, और ऐसी उसमें खरीद रहे हैं। जब ये कहा गया था कि एयरपोर्ट के मामले में, एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में वो कंपनी काम करेगी जिस कंपनी ने पहले इस क्षेत्र में काम कर रखा हो, इस कंपनी ने पहले इस क्षेत्र में काम ही नहीं कर रखा था, उसके बावजूद रूल रिलैक्सेशन क्यों दी गई? इस बात का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना नहीं बनता है? क्या प्रधानमंत्री का इस बात के लिए जवाब देना नहीं बनता है? प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी को काम मिल जाता है, 24,000 करोड़ रुपए जो है SBI से लोन मिल जाता है, क्या इस बात का जवाब देना नहीं बनता है? बांग्लादेश की जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देनी है, वो अडानी ग्रुप को मिल जाती है, इस देश का जवाब देना नहीं बनता है? क्या श्रीलंका में प्रधानमंत्री जो है वहां के मंत्री आरोप लगाते हैं कि राजपक्षे पर जो दबाव बनाया गया भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कि अडानी जी को काम मिले? क्या ये इस प्रकार से रक्षा सौदों में अडानी का जो है वो इस प्रकार से इजराइल के साथ जो हमारे हथियार आ रहे हैं, चीजें आ रही है, उसमें अडानी ग्रुप को काम मिलना? क्या इस प्रकार से गैर जिम्मेदार उद्योगपति जो इस प्रकार से देश के साथ खिलवाड़ करे, उसकी आवाज उठाना विदेशी, इनको जुमलेबाजी आती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, वंदे मातरम, भारत माता की जय और पाकिस्तान के बगैर अगर 10 मिनट भी नहीं है किसी बात पे, किसी विषय को बोल नहीं सकते हैं। अगर आरोप लगाते हैं पिछली सरकारों में ये हुआ वो हुआ, आई की सरकार है 9 साल की सरकार में, ये एक जांच जो है वो पूरी करके इन्होंने कही हो किसी प्रकार से, किसी प्रकार के। और राफेल पे घोटाले पे इन्होंने कोई चुप बैठे हैं सारे के सारे, जितने मैंने पहले नाम गिनाए हैं उनको बाहर भगाने का काम इस सरकार ने किया है। बेरोजगारी की हालत क्या है देश के अंदर, महंगाई की हालत, आज सिलेंडर यूपीए के तहत से कितने रुपए का था, आज कितने रुपए का है? महंगाई को लेकर तो पीएम ने कहा कि 10 साल की यूपीए सरकार में महंगाई चरम पर थी। अब महंगाई तब कंट्रोल में है जब आर्थिक हालात वैश्विक स्तर पर बेहद खराब है। जंग के हालात में वैश्विक स्तर पर, उसके बाद भी भारत में कंट्रोल में है। जो चीजें कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा थी तब भी यूपीए सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे एक वो चेक और बैलेंस लगाने का काम किया। अब एक समय में पूरे विश्व के अंदर कच्चे तेल की सबसे कम कीमतें आई थी, उसके बावजूद भी डीजल और तेल की कीमतें बढ़ती रही। खाद्य वस्तुओं पर GST लगाकर आम आदमी के मुंह से निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज बेरोजगारी की, गैस सिलेंडर 2014 में कितने रुपए का था और आज कितने रुपए में है? कितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी है? कोरोना के टाइम पे ये कह रहे और ये एक सत्यव्रत जी जैसे कह रहे थे, एक व्यक्ति जिसने देश के लिए जीवन खपा दिया, इस प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से जीवन खपाया है? ठीक है, सरकारें आती है जाती है, यूपीए की सरकार की इन्होंने इस प्रकार से गवर्नर बनाया और उस गवर्नर के पीछे अडानी ही तो थे जिन्होंने सारे उद्योगपतियों को बता के गुजरात मॉडल के नाम से पूरे देश को बताया गया। काले धन की बात 15 लाख रुपए की सरकार ने तो की थी। कहाँ है वो काला धन? कब आएगा वो काला धन? क्या इस देश के साथ इन्होंने वादा नहीं किया था? चलिए जवाब लेंगे, अभी जवाब लेंगे। शास्त्री जी, एक तरफ तो देखिए कांग्रेस के नेताओं की बात है कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया पीएम ने, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है। भाषण अच्छा था लेकिन जवाब नहीं दिया।
और आपके अलावा जो 3 पैनलिस्ट हैं अभी चर्चा में, तीनों का ये कहना है कि जनता भी अडानी ग्रुप को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है ये जानना चाहती है। सरकार कम से कम कोई भरोसा तो दे, जवाब तो दे, जबकि देश भर में चर्चा के। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस का जो आजकल ये जो चल रहा ढंग, उसको मैं विधवा विलाप कहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि केवल हंगामा खड़ा करने के कारण से आपकी बात सच्चाई मान ली जाएगी जनता के बीच में, ऐसा कहीं नहीं है। और जनता के अंदर इसका उद्वेलन है। अडानी को लेकर प्रधानमंत्री ने क्यों बयान नहीं दिया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने इसलिए दिया कि टूल किट का एक हिस्सा है, जो समय के साथ उसकी कुंजी निकलेगी और आपको सबको पता चलेगा। लेकिन मैं अडानी जी को इसलिए पसंद नहीं करता कि विपक्ष कहता है कि मोदी जी के मित्र हैं। मैं कहता हूं वो देश का मित्र है, और अडानी जी नहीं, इस देश के लिए जिसने भी अपनी कुर्बानी दी है, अच्छा। टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, ताकि जितने लोग, और वो कम से कम अपने पेट के अलावा दूसरे के लिए जो भी सोचता है, हिंदुस्तान का वो व्यक्ति। लेकिन अडानी को लेकर तो ठीक है, ये रिपोर्ट अब आई है, लेकिन अडानी को लेकर तो राहुल पहले भी बहुत आरोप लगाते रहे हैं कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, हम दो हमारे दो की बात कह के बार बार पीएम को घेरा गया के, और अब कि मित्र हैं पीएम के, ये भी राहुल बार बार कह रहे हैं इस बात को। सवालों के उत्तर दें, ये मांग बार बार की जा रही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी या सरकार, आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने बलिदान दिया के अडानी ग्रुप को लेकर, आप ही कह रहे हैं, तो जो आरोप लगाए गए अब तक राहुल की ओर से, उन आरोपों पर कहीं ना कहीं मोहर लग रही है फिर? देखिए ज्योति जी, अब राहुल जी को आप नेता मानो, कांग्रेस तो मानने वाली है नहीं, और हमारे तो विषय नहीं आता कि राहुल जी को इतना सीरियस देश का कोई व्यक्ति लेता होगा कि उनकी बात का, उनके प्रश्नों का उत्तर कोई जनता से आती होगी, उनको उनका उत्तर मिल जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप केवल एक विदेशी एजेंसी के द्वारा कृत्रिम हंगामा खड़ा करने से इस देश की जनता को और आतंकित कर रहे हैं। आपको चिंता जनता के पैसे की नहीं है, आपको चिंता आपकी कुर्सी की है, मोदी की लोकप्रियता की है, देश को आगे बढ़ते हुए देखने की है। मैं भाई साहब का, इन लोग प्रवक्ता बड़े भाई साहब का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना तो स्वीकार किया, कुछ आगे बढ़ा है। मैं कहता हूं कि बहुत कुछ आगे बढ़ गया है, और बहुत कुछ आगे बढ़ने का समय अब हम सबके पास है। कम से कम राजनीति के लिए राजनीति करें, लेकिन जब देश का आम व्यक्ति की बात हो, देश के इज्जत की बात हो, देश की अस्मिता पर, देश की सीमा से बाहर बैठा कोई व्यक्ति यदि उंगली उठाता है, तो हम सबको विचार करना चाहिए कि हमें उस विदेशी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहिए या अपने देश के भीतर खड़ा होना चाहिए। आप हंगामा खड़ा करके, और कितने परसेंट LIC का है, कितने परसेंट उनका अपना है, वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना निवेश करती है, लेकिन भारत की अस्मिता के साथ प्रशंसित करके, भारत की अस्मिता के साथ साजबाज होकर जो देश की बढ़तियां जो साख है उसको दबोने का काम करते हैं, उनके साथ खड़ा होना कांग्रेस की फितरत है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से है, और कांग्रेस को ये समझ नहीं आती कि देश की जनता देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ नहीं होती, देश की अस्मिता के साथ मजबूती से खड़ा होने वालों के साथ होती है। उस समय बदल गया जो छाया से राजनीति चलती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अडानी की अस्मिता देश की अस्मिता के, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं केवल एक अडानी के लिए नहीं कह रहा, मैं उन तमाम लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, विजय माल्या को लोन किसने दिया, नीरव मोदी को लोन किसने दिया, किसके समय गारंटी दी थी, और वो भाग गए किस लिए, उसके बाद रिकवरी कितनी होगी, जरा एक रिपोर्ट जरा पूछ के बताइए मुझसे कि इन लोगों को लोन किसने दिया था। और जब भारत वर्तमान में मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद नीरव मोदी हो या माल्या हो, उसके ऊपर कितनी सख्त कार्रवाई हुई, कितने घुटनों के ऊपर लेके आया, उनके द्वारा कितनी संपत्ति को जब्त किया गया, तो आंकड़ा है क्या इनके पास? इस बात का जवाब नहीं है इनके पास कि लोन कैसे दिया गया था। मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी कांग्रेस इस बात का जवाब दे दे कि विजय माल्या को और नीरव मोदी को हमने किस आधार के ऊपर उनको लोन दिया था, वो क्या तथ्य ठीक थे? 1% भी चीज ठीक नहीं थी। वो कांग्रेस के सारे खजाने को भरने के लिए उस सारा काम खेल रचा गया था। और आज मोदी जी पर या भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते
ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए अभी इसलिए भी चूंकि देखिए बातें कई हैं, कई पहलुओं को छूने का प्रयास किया है पीएम ने। रेड्डी साहब, घोटालों का जिक्र किया, देश के विकास का, प्रगति का जिक्र किया गया, आतंकवाद का भी जिक्र किया गया। साथ ही पीएम का कहना है कि देश की जनता उन पर भरोसा करती है और ये केवल अखबारों की सुर्खी में, समाचारों की वजह से नहीं, जीवन खपाया कि उन्होंने अपना। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक संदेश देने का भी प्रयास है पीएम का अपने संबोधन के जरिए। बिल्कुल, इन्होंने पीएम ने कहा कि मैं टीवी के पर चेहरा चमकाने से और अखबारों की सुर्खियां बनने से नहीं चमका हूं, मैंने जीवन खपाया है और तपस्या की है। और इसके साथ साथ उन्होंने बात कही कि ये जनजातीय समुदाय के विरोध की बातें हैं और उनका अपमान किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। ये कहीं ना कहीं भावनात्मक कार्ड खेलने के लिए मुख्य प्रधानमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई है। वो जहां भावनात्मक कार्ड खेलना चाहते हैं, वहीं पर हमारे साथी कहते हैं कि पीएम ने कहा कि 140 करोड़ जनता हमारे पर भरोसा करती है। देखिए, आज हिंदुस्तान का ज्योति जी सबसे बड़ा मुद्दा ये गौतम अडानी की कंपनियों में डूब रहा पैसा है। तो वो 140 करोड़ जनता पूछना चाहती है, हमने आप पर भरोसा किया, आप हमारे भरोसे पर खरा क्यों नहीं उतर रहे हो। अभी ये कहते हैं हमारे साथी कि हिंडेनबर्ग को ना लीजिए। मान लिया हिंडेनबर्ग, नाथन एडरसन नाम का एक व्यक्ति है जिसने ये अपनी संस्था बनाई हुई है और वो आर्थिक मामलों को शेयर्स की रेटिंग निकालती है, भाई कौन सा शेयर किस हिसाब से चल रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट झूठी है, सच्ची है, यही तो देश जानना चाहता है और यही तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। उसकी सारी इंक्वायरी करके, उसकी सारी जांच करवा करके बताए कि ये जो रिपोर्ट हिंडेनबर्ग ने दी है वो सही है या गलत है। इसको देश को समझाने का काम करे, न कि उसको बचाने का काम करे। वो जो देश की जो भावना आज चली हुई है उस पर बोल करके उसको फेवर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, गौतम अडानी ठीक है, हमारे जोगिंदर मौर्य ने 2014 से पहले इनकी पोजीशन रिचेस्ट मैन में 609 पर थी। थोड़े दिनों के बाद ये एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन जाते हैं, फिर ये वर्ल्ड में 10th पोजीशन में आते हैं और फिर ये 5th पोजीशन में आते हैं और फिर ये 2nd पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। ज्योति जी, यदि आपके खाते में कोई 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर आकर के पूछेगा कि ये 20 लाख कैसे आया, कहां से आया, किसने भेजा, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है। और एक व्यक्ति जो हर साल उसकी वर्ल्ड में पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके अकाउंट्स में, उसकी कंपनियों में कितनी वेल्थ आती होगी, आज तक सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं जांच की गई। अगर वो आज भी सही है तो सरकार क्यों नहीं सामने आकर के कहती कि हम जिम्मेवार हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये प्राइवेट एजेंसीज है और ये इंडिपेंडेंट है। भाई, LIC प्राइवेट एजेंसी नहीं है, SBI प्राइवेट एजेंसी नहीं है, यहाँ पर पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा आज भय बना हुआ है पब्लिक में कि हमारा पैसा डूब रहा है। तो क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देती। सरकार क्यों डर रही है JPC बनाने के लिए, सरकार क्यों डर रही है सिटिंग जज से जांच करवाने के लिए। इनको तो पहले ही कलम में कह देना चाहिए था कि हाँ, कमेटी बनाओ और जांच करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्योति जी सरकार की नीयत में खोट लगता है और सरकार इनको बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके लिए इनको बचाएंगे तो जनता मरेगी, इनको जनता नहीं, ये धनवान लोग पहले चाहिए। इस बात से ये बात स्पष्ट हो रही है। दूसरी बात ज्योति जी, अभी जहां तक देखिए, एक बात मैं कहूंगा, जो 2010 कॉमनवेल्थ की प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि बहुत बड़े बड़े घोटाले हिंदुस्तान में हुए थे, निसंदेह हुए थे, उसमें ये भूले नहीं होंगे हमारे कांग्रेस वाले भाई भी, चाहे वो ए राजा था, कनी मौजी थी, वो आज जेलों में गए, उन्होंने सजा भी काटी, अरबों रुपए के घोटाले हुए और इसमें कोई संदेह नहीं कि उस टाइम घोटालों का शासन रहा है 2004 से 2014 तक। और सेंट्रल लेवल पर, अगर केंद्र लेवल पर मैं कहूं तो अभी तक तो घोटालों की ऐसी बात नहीं हुई। सरकार जाने के बाद कितने पर्दे खुलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हरियाणा प्रदेश उसी काल को याद कराता है जो 2004 से 2014 केंद्र में हुए थे। आज हरियाणा प्रदेश में उसी प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, जहां के HPSC के मेंबर में नोटों से भरी हुई टैक्सिंग मिलती है। तमाम आरोप हैं और सरकार ही कहती है ये घोटाले नहीं, बल्कि हम खुद ही खुलासा करते हैं और खुद ही हम जांच कराते हैं। सरकारी दावा करती है लगभग हर एक मामले को लेकर। यशवर्धन जी,
अब चूंकि इसी साल की बात करें, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगला साल तो बेहद अहम है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है अडानी ग्रुप को लेकर, तो क्या हम मानकर चलें कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल इसे चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे? बनाएंगे, और अब ये कांग्रेस के कैलिबर पर निर्भर करता है कि वो इस चुनावी मुद्दे को कितना अपने फेवर में कन्वर्ट करा के ले जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस कई बार सही मुद्दे उठाती तो है, लेकिन जनता के दिल में उन मुद्दों को उतार नहीं पाती है, और वो मुद्दे वोट कन्वर्ट होकर के उसकी झोली में गिरते नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कैंपेन चलाती है जो कांग्रेस के लिए हमेशा उल्टा पड़ जाता है, और कांग्रेस को अच्छाई की बजाय बुराई मिल जाती है। तो अब देखना ये है कि कांग्रेस इस मुद्दे को, जो 2023 में लगभग 10 राज्यों के चुनाव होने और 2024 में केंद्र का चुनाव होता है, सारे चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक अपनी झोली में लेकर के जाती है, ये एक चुनावी बात है। दूसरा, ज्योति की इस देश में जो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों की अच्छाइयां और बुराइयां कानून से निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती हैं कि वो किस पार्टी की सरकार के समय पर थे और उस पार्टी से उनके कितने अच्छे संबंध जी। अभी जैसे उदाहरण दिया जा रहा था कि नीरव मोदी और माल्या को लोन किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस के रिजीम में मिला था। लेकिन वो लोन पब्लिक मनी था, इस देश का पैसा था, और वो इस देश के कानून को तोड़ करके भागे। उस कानून की रक्षा करना इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की, उस कुर्सी पर बैठना है, उस कुर्सी की जिम्मेदारी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, और वो कुर्सी पर बैठा व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। आज अगर गलती अडानी के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो कांग्रेस या किसी और पार्टी की सरकार ये कहे कि अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागनी चाहिए कि ये तो भाजपा के रिजीम में हुआ था, भाजपा ने इनको लोन दिलाया था। अल्टीमेटली जो पैसा होता है वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जाता है, चाहे वो किसी के राज्य में जाए, चाहे वो किसी के रिजीम में जाए, और चाहे किसी के कारणों से जाए। प्राइमा फेसिया सरकार की, वर्तमान में जिस भी पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अडानी के केस में कोई भी इरेगुलरिटी है या कोई भी लीगल डिस्पैरिटी है, तो वो डिस्पैरिटी क्लियर होनी चाहिए, और इस देश के इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ होना चाहिए। इस देश की पब्लिक मनी जो बैंकों में, LIC में भविष्य की सुरक्षा को लेकर के लगाई गई है। आप देखिए, अगर देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो आज ही RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ने का मतलब हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इस पर ब्याज बढ़ जाएगा और हमारी सेविंग पे ब्याज कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली किसको फर्क पड़ा? कंज्यूमर को फर्क पड़ा। ना तो राजनीतिक पार्टी को कोई फर्क पड़ता है और ना इस देश की सरकार को कोई फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली इस देश की जनता को फर्क पड़ता है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात को नहीं समझते हैं, वो अपनी राजनीतिक खेल खेला करते हैं। जी मोर साहब, आज पीएम में दुष्यंत कुमार की पंक्तियां भी पढ़ी और विरोधियों को जवाब दिया गया पंक्तियों के माध्यम से कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, और कमाल ये है कि फिर भी यकीन नहीं है। कभी चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को कोसते हैं, अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, मैं कह रहा हूँ कि जुमलेबाज और कई बार झूठ के ना, कई बार झूठ और सपने दिखाना प्रभावित कर देते हैं। ऐसा नहीं है। और कांग्रेस ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने उन्हीं बातों को कहा है जिन बातों को वो पूरा कर सकती थी। अगर पारदर्शिता की बात करेंगे तो आरटीआई के कानून कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। अगर राइट टू एजुकेशन लेके आई तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। मनरेगा लेके आई तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। यूपीए सरकार लेके आई। और उस टाइम कॉमनवेल्थ के स्टेट में जो घोटाले गए, अगर उस टाइम जेलों में बंद किए है, तो जो भी डिमांड उठी, जेपीसी बनाने की डिमांड उठी, किसी भी प्रकार की कोई डिमांड उठी, उस डिमांड को सरकार ने वो किया, स्वीकार किया और जांचें हुई। और उसी वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के टाइम सजा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये राजा जो है वो जेल में नहीं गए, दिल्ली मोदी जेल में उससे नहीं गए। वो यूपीए की सरकार के टाइम में ही संज्ञान लिया गया। अगर कोई भी डिस्पेरिटी आई है तो उस बात को स्वीकार किया गया और उसकी जांच की गई। आज सरकार जांच से भाग रही है, किसी भी विषय की जांच नहीं, जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं और कोई भी जवाब जो है वो दे रहे। पंक्तियां तो हम भी कह सकते हैं, अगर दरिया के तलाशुन से तो बच जाएगी कश्ती, कश्ती में तलाशुन होगा तो साहिल नहीं मिलेगा। मेरे देश में लाशों के ढेर होंगे पर कातिल नहीं मिलेगा। अगर दरिया के छेद से तो कश्ती बच सकती है, अगर कश्ती में छेद हो जाए तो कहाँ पे किस प्रकार से चीजें बचेंगी? तो ये वही लोग हैं
तो सुषमा स्वराज जी कहती थी कि ये बताओ कि कारवां लुटा क्यों, तो कारवां लुटा क्यों आज ये जवाबदेही नहीं है क्या? आज ये जवाबदेही नहीं देनी चाहिए? देश के सामने इन्होंने कहना नहीं चाहिए कि देश निश्चित होकर से एक व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं? आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार से अडानी को बता रहे, ये कहे क्यों जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कहते हैं विजय माल्या के केस में यशवर्धन दीदी अभी कह रहे थे, ठीक है कांग्रेस के टाइम पे उन्होंने अपना व्यापार किया, कांग्रेस के टाइम पे उन्होंने लोन लिए, तो आगे किन के टाइम पे कि उनको रोकने की, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? काला धन की बात कौन करते थे? 9 साल से सरकार है, अगर किसी पे कोई भी तो कोई जांच, जिन बातों के ऊपर आरोप लगाते थे, चीजें करते थे, वो सारी की सारी जो चीजें थे वो आज इनके हाथ में है सरकार। ये कोई जांच कर दे, हाँ इन सरकारी जांच एजेंसियों का उन चीजों का दुरुपयोग जरूर किया है। एक बात आती है देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिभाषा दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्र एक इस देश के नागरिकों से बना है, उनकी भावनाओं से बना है, और इस देश के नागरिकों का रक्षा करना, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, इस देश की सीमाओं की रक्षा करना है। ये पुलवामा का टैग किसके सुने पे हुआ, किसके सुने पे हुआ? आज तक इनकी कितनी विजात जो सामने है, राफेल के घोटाले पे ये श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते कि कांग्रेस के टाइम पे राफेल कितने रुपए में खरीदे जाने की बात हुई थी और उन्होंने कितने रुपए में खरीदा है? सरकार आधे से अधिक प्रोजेक्टों को पूरे हुए जो यूपीए के वक्त पे जिनकी आधारशिलाएं रखी गई थी और जो यूपीए के समय की जो योजनाएं थी वो काम होने में, पूरा होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। ये बता तो दे कि इन्होंने चलिए फटाफट एक एक उत्तर और लेंगे अभी, चूंकि समय कम बचा के। मोर साहब, शास्त्री जी, पीएम ने करोड़ों लोगों का जिक्र किया कि किन किन योजनाओं के माध्यम से कैसे कैसे करोड़ों भारतीयों को फायदा मिल रहा है सरकार में। अब केवल राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के कुछ और नेताओं को हमने सुना इस बात को स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि ये जो जवाब पीएम की ओर से दिया गया कि लोकसभा में ये चुनावी भाषण था। देखिए ज्योति जी, पॉलिटिकल व्यक्ति पॉलिटिकल हिसाब से बोलता है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और इस देश की राजनीति को मोदी जी ने प्रभावित किया है और उससे जनता का विश्वास दिनों दिन बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों होता है? जब राफेल का विषय लेकर 2019 में लोकसभा के चुनाव में गए तो जनता ने क्या जवाब दिया? जनता देश दुनिया के सामने है, मोदी जी को और अधिक बहुमत के बाद देश के लिए भेजा है। और ये अडानी का जो मसला है ये केवल कांग्रेस चुनावी अभियान को लेकर, और आखिर देश का कोई व्यक्ति पसंद करता है, मुझे लगता है उत्तर मिलना चाहिए उसका, हर व्यक्ति का मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग जो सीमा के बाहर बैठे देश के दुश्मनों के साथ मिलकर टूल किट का प्रयोग करते हो, उन लोगों को प्रश्न का उत्तर मिलने का कोई अधिकार नहीं और प्रश्न करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप ये समझे, नेहरू जी ने कहा बिल्कुल कि हम देखते हैं देश आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जो सकारात्मक दृष्टि से देखेगा उसका देश का स्वाभिमान भी देखेगा। अरे कांग्रेस के मेरे भाई योगेंद्र मोहन जी, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की प्रश्न की जो आपने रेणु साहब की आपको इनका आधा वाक्य आपको पसंद आया, वो आपने उठा लिया कि देश आगे बढ़ रहा है लेकिन आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है, और वो भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से जुड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके पास धन था वो अधिक धनवान होता गया, जिसके पास नहीं था उसकी स्थिति और भी खराब होती गई। आप इस बात का भी जिक्र करें ना फिर। ऐसा नहीं है, और ऐसा कोई भी आर्थिक सर्वे ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे ये साबित होता है कि देश के अंदर ऐसी विषमता, ऐसा वर्ग खड़ा हो रहा है। आप देखिए गांव के लोगों का जीवन स्तर देखिए एक बार आप। यदि नेहरू जी तो ब्याह शादियों में जा रहे होंगे आजकल भी, नेहरू जी 2-4 ब्याह शादियों के अंदर देखिए लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ रहा है। आम से आम व्यक्ति अपनी शादी, अपना घर, अपना मकान, अपने रहने सहने का ढंग कैसे बढ़ रहा है। आपको आर्थिक विषमता कैसे नजर आती है, मुझे उसका अंदाजा नहीं है। यदि आपके पास कोई आंकड़ा हो, आंकड़ों का ही तो हवाला देता है ना विपक्ष बार बार, आंकड़ों के साथ ही सवाल होते हैं। चलिए जी, चर्चा को अभी किसी बात को लेकर आप एक चीज करना चाहे, मैं कहता हूँ आप ग्रामीण क्षेत्र में आकर जनता के बीच में किस प्रकार से खुशी
और अपनी खुशियों को इजहार करने का तरीका। ठीक है, फिर विपक्ष तो ये भी कहता है कि करोड़ों लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, जो लोग राशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। देखिए, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा जीवन लोग जी रहे हैं, अच्छी बात है अगर उसमें कोई बेहतरी हुई है। हम अभी चर्चा को आगे ले जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। आखिरी कमेंट आपका रेड्डी साहब। हाँ ज्योति जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरी आधी बात को उठा रहे हैं। इनइक्वलिटी का ये सर्वे है और सर्वे में ये आंकड़ा आया हुआ है शास्त्री जी, और ये पूरी सरकार के पास भी आंकड़ा गया है कि आज प्रदेश में 1% लोग देश की 50% असेस्ट के ऊपर अपनी जो ना चौकड़ी लगा करके बैठे हुए और 50% लोगों के पास मात्र 3% असेस्ट इनके पास बची हुई है। और इस इनइक्वलिटी का जो ये बढ़ रहा है, ये हमें याद दिलाता है इतिहास की वो पुरानी बातें, जब कभी इस देश में भी सामंत प्रथा हुआ करती थी और बड़े बड़े जमींदारों के घर आम लोगों को नौकरी करनी पड़ती थी, उनके पास ठेके पर रहना पड़ता। आप इस देश को उस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपको जरूरत है उस अर्थव्यवस्था को रोकने की, ताकि इनइक्वलिटी को खत्म किया जाए और सबका समान विकास हो, सबका साथ सबका समान विकास। आपका धत्ता हो रहा है, वो टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा। दूसरी बात ज्योति जी, प्रधानमंत्री जी का ये भाषण निसंदेह एक चुनावी भाषण था। प्रधानमंत्री जी ने कही जो झुग्गी झोपड़ी वालों को हमने खत्म कर दिया और उनको पक्के मकानों में बिठा दिया। कितनी झुग्गी झोपड़ी आपकी दिल्ली में मैं दिखाऊं, कहां झुग्गी झोपड़ियों की लाइन लगी हुई है, कहीं भी एक झुग्गी झोपड़ी खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन बांट दिए। गैस कनेक्शन तो आपने बांट दिए, सही किया, लेकिन वो गैस कनेक्शन वाले जो सिलेंडर थे वो आज जो है ना उठा करके अपनी बालकोनियों में रख दिए हैं लोगों ने, क्योंकि सिलेंडर आपने 1100 रुपए का कर दिया। इन्होंने कहा हम किसान सम्मान निधि हमने शुरू की, 6000 रुपए किसान को देते हैं। अरे भाई, आप 6000 किसान को देने की बजाय पेट्रोल, डीजल, पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चर इनपुट के रेट जो आपने 4-4 गुना बढ़ा दिए, आप उनको कम कर दो। ये 6000 रुपए रहने दो। आपने कहा नल से जल दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ठीक है सर, अभी आप सुनिए। यशवर्धन जी, आखिरी कमेंट आपका, निचोड़ क्या निकलता है पीएम के इस जवाब का और कहां तक आप संदेश देखते हैं? नहीं, पीएम के जवाब का कोई निचोड़ नहीं है, सिर्फ बातों को टालने की कोशिश है अपने अंदाज में, अपने शायराना अंदाज में और कविताएं पढ़ करके। लेकिन ये पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं है और पब्लिक की जो अंदर इगरनेस है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं। और अभी वेल्थ क्रिएशन को लेकर के जो आंकड़ों की बात चल रही थी, उसका हिसाब ज्योति जी बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और वो सरकार के आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं। तो अगर आप 130 करोड़ जनता का 80 करोड़ निकाल लेगी तो 60% जनता तो वैसे ही बाहर हो गई। अब जो 40 करोड़ जनता बची, 40 करोड़ जनता में भी आप अगर इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर हैंडल को उठा करके देखेंगे तो उन्होंने खुद डिक्लेरेशन दिया है कि इस देश के 4.5 से 5% लोग आयकर भरते हैं और उसमें से मात्र 1% या 1.25% लोग ऐसे हैं जिनका रिटर्न 10 लाख या 50 लाख रुपए के ऊपर जाता है। तो ये सरकार ही कह रही है कि वेल्थ क्रिएशन कुछ ही लोगों के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। और अगर 80 करोड़ जनता, इस देश की जनता सरकार के राशन पे पल रही है तो दैट मीन्स वो वेल्थ क्रिएशन का पार्ट तो कहीं से है ही। तो कुल मिलाकर के इक्वालिटी इस तरीके से ना हो कि सबके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन इक्वालिटी इस तरीके से जरूर हो कि किसी को सरकार के राशन पर निर्भर ना होना पड़े, बल्कि वो सरकार के खजाने में टैक्सेस के रूप में कुछ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की राहुल के बार और पीएम के पलटवार को लेकर, और जो पीएम का संबोधन है, जवाब है, उसका संदेश कहां तक जाता है, साथ ही अडानी ग्रुप को लेकर जो मसला लगातार कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से उठाया जा रहा है, ये कहां तक चलता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी।